है एवरीवन। क्या खूब कहा है किसी ने, जो सिर्फ पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसलिए दोस्तों, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। किसी ने कुछ कह दिया तो बस आप डिप्रेशन में चले गए, अब हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, क्योंकि जो आज आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं आपको, वह आपके सपने पूरे करने नहीं आएंगे। वो आपके माता पिता की आंखों ने जो सपने देखे हैं वो पूरे करने नहीं आएंगे। साथ ही साथ जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने नहीं आएंगे। इसीलिए आप बहुत अच्छे से ये बात जान लो, लोगों के कहने से आपको अपना रास्ता नहीं बदल लेना है। लोगों के कहने से आपको अपनी मंजिल को यूं ही नहीं छोड़ देना है। आपको अपनी मंजिल को पाना है, क्योंकि आप ही सिर्फ आप हो जो अपने सपने पूरे कर सकते हो, वो आप हो। इसलिए आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। कितनी भी आप पूजा पाठ कर लो, कितना भी आप कुछ भी करवा लो, लेकिन जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा तब तक आपकी जो मंजिल है, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हम आपका और समय नहीं लेते हैं, हम अपनी आज की क्लास की रूपरेखा देख लेते हैं। तो हम अपनी क्लास में पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियाँ। मध्य प्रदेश के जितने भी साहित्यकार हैं उनकी कृतियां हम पढ़ने वाले थे। तो कल की क्लास में हमने मध्य प्रदेश के जो प्राचीन कालीन साहित्यकार थे उनको पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं हमारे मध्यकालीन साहित्यकार। कौन? मध्यकालीन साहित्यकार। ये हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस चल रही हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मध्यकालीन साहित्यकार। तो हमारे जो मध्यकाल में साहित्यकार हुए उसमें आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा फेमस हुए हमारे केशव दास। कौन? केशव दास। फिर आते हैं हमारे पद्माकर जी, फिर आते हैं हमारे भूषण जी, और फिर आते हैं अंत में राजा भोज जी। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमुख साहित्यकार। मध्य प्रदेश में जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उनसे इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके बारे में हम सब कुछ देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या रहा, इनकी रचनाएं क्या रहीं, साथ ही साथ हम देखेंगे इनको और किस अन्य नाम से जानते हैं, किसने किसको क्या उपाधि दी, किसके संरक्षण में रहे। मतलब हम इनसे रिलेटेड सारी जानकारी आज देखने वाले हैं। तो इस क्लास को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा हमारे साथ जुड़े रहना है अंत तक। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो चलिए, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। जो हमने आपको कल क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, भारत भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत भवन की स्थापना तो आपको याद रखना है 1982 में हुई थी। अगर हम इसमें स्थान की बात करें तो आपको याद रखना है कहाँ पर की गई थी? भोपाल में। आपका भारत भवन कहाँ स्थित है? आपको याद रखना है हमारे भोपाल में स्थित है। साथ ही साथ आपको बताना था कालिदास अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कालिदास अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको हमें बताना था। तो आपको याद रखना ये हुई थी 1977 में। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हमारी भोपाल में स्थित है। देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मैंने कहा देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर था भोपाल। ये तो हो गए हमारे कल के क्वेश्चन। आप आज एक कल के क्वेश्चन जो हमने आपको दिए थे वो क्वेश्चन हो गए हैं। इसी तरह से आप आज के क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने होंगे और सही आंसर आपको कल की क्लास में पता चल जाएंगे। तो आप पहला क्वेश्चन नोट करिए, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना आपको बताना है, उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, विश्व स्तरीय, हमने कहा विश्व स्तरीय शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के
किस जिले में होता है या मध्य प्रदेश में का किस स्थान पर होता है, आपको हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला। हमने कहा हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ स्थित है। आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, आपको इन सब के क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको सही आंसर कल की क्लास में पता चल जाएंगे। अगर आप इतने सरल क्वेश्चनों के आंसर भी नहीं बता पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि अब टेंशन में आ जाओ, हमसे तो इतने सरल क्वेश्चन भी नहीं बनते। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। मैंने कहा टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। हमने आपको ये सब पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। हम डेली ऐसे ही क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी आज की क्लास की। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए, सबसे पहले हेडिंग आप लिख लीजिए मध्यकालीन साहित्यकार में केशव दास जी के बारे में। हम सबसे पहले पढ़ेंगे केशव दास जी के बारे में। सबसे पहले आप लिखिए केशव दास जी। हमने कहा केशव दास जी, केशव दास जी। तो सबसे पहले आपको इनका याद रखना है, इनके पिता का नाम क्या था। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए केशव दास जी के पिता का नाम क्या था या किनके पुत्र थे, तो आपको याद रखना है इनके पिता का नाम था काशीनाथ मिश्र। काशीनाथ मिश्र इनके पिता का नाम था। अब हम बात कर लेते हैं इनको किसका संरक्षण प्राप्त था। तो आपको याद रखना है जो हमारे मुग़ल शासक थे, कौन, मुग़ल शासक में आपको याद रखना है जहांगीर। मुग़ल शासक जो जहांगीर थे उनके संरक्षण में ये रहे हैं। साथ ही साथ आपको इनके बारे में याद रखना है ये किनके दरबारी कवि थे, किसके दरबार में ये राज कवि थे। तो आपको याद रखना है जो ओरछा नरेश थे, ओरछा नरेश, हमने कहा ओरछा नरेश, तो कौन थे वो आप लिखिए। नरेश थे इंद्रजीत, इंद्रजीत ये इनके क्या थे, तो आपको याद रखना है ये इनके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे। किनके दरबार में ये थे, तो आपको याद रखना है ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबार में थे। साथ ही साथ आपको इनके बारे में याद रखना है रीति काल के ये प्रथम आचार्य थे। रीति काल के प्रथम आचार्य कौन थे, तो आपको याद रखना है केशव दास जी थे। इनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। साथ ही साथ इनको क्या कहा जाता है, तो इनको हृदयहीन कवि कहा जाता है। क्या, हृदयहीन कवि कहा जाता है आपके केशव दास को। ये तो सबको पता होगा कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, लेकिन ये तो बहुत सारे लोग अभी सुन रहे होंगे कि आपके जो केशव दास जी हैं इनको हृदयहीन कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हृदयहीन कवि कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं रही सबसे ज़्यादा इन्होंने श्रृंगार रस को लेकर रचनाएं लिखी हैं। श्रृंगार रस में इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं केशव दास जी की रचनाओं के बारे में। आप लिख लीजिए केशव दास जी की रचनाएं। क्या, केशव दास जी की रचनाएं। तो सबसे पहले इनकी रचना लिखिए आप कवि प्रिया। क्या, कवि प्रिया। फिर आप लिखिए रसिक प्रिया, कवि प्रिया। अगली आप लिखिए रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। अगली आप लिखिए विज्ञान गीता। हमने कहा विज्ञान गीता। नेक्स्ट लिखिए आप रामचंद्रिका। क्या,
रामचंद्रिका, यहाँ पर इनकी जितनी इंपॉर्टेंट रचनाएं हम सब पढ़ेंगे। रामचंद्रिका। फिर आप लिखिए रतन वावनी, रतन वावनी। फिर आप लिखिए इसके अगली लिखिए वीर सिंह चरित, वीर सिंह चरित, वीर सिंह चरित। अगली आप लिखिए जहांगीर रस चंद्रिका, जहांगीर रस चंद्रिका। जैसी रामचंद्रिका वैसे ही है ये जहांगीर रस चंद्रिका। अगली आप लिखिए नख शिखा, हमने कहा नख शिखा, अगली आपको लिखनी है नख शिखा। अगली लिखिए आप छंदमाला, क्या? छंदमाला। तो हमारे जो कवि केशवदास जी थे, मध्यकालीन जो साहित्यकार थे, उनकी हम पढ़ रहे थे केशवदास जी के बारे में। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो उनकी प्रमुख रचनाओं में आपको याद रखना है कवि प्रिया, क्या? कवि प्रिया। अगली है रसिक प्रिया। अगली है फिर विज्ञान गीता। नेक्स्ट रामचंद्रिका, रतन वावनी, वीर सिंह चरित, जहांगीर रस चंद्रिका, नख शिखा और छंदमाला। ये हमारे साहित्यकार केशवदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब आप नेक्स्ट लिखिए पद्माकर जी के बारे में। आप लिखिए पद्माकर, पद्माकर। पद्माकर जी। तो इसमें सबसे पहले लिखिए इनका जन्म स्थान क्या है? सागर। सागर आपको याद रखना है, इनका जन्म स्थान है। अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में देखें तो आपको याद रखना है पद्माकर जी की रचनाएं में आपको याद रखना है सबसे पहले गंगा लहरी, क्या? गंगा लहरी। फिर आप लिखिए यमुना लहरी। अगला लिखिए आप जगत विनोद, हमने कहा अगला रखिए आप जगत विनोद, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, जगत विनोद। अगला आप लिखिए राम रसायन, राम रसायन। अगला लिखिए आप हितोपदेश, हितोपदेश। अगली रचना लिखिए आप इनकी पदम भरण, क्या? पदम भरण। अगली लिखिए आप इनकी हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली। अगली रचना आप इनकी लिखी, अगली रचना इनकी लिखी प्रबोध प्रचाशा, प्रबोध पचाशा, प्रबोध पचाशा, प्रबोध पचाशा। अगली इनकी रचना है अलीजाह प्रकाश, अलीजाह प्रकाश। नेक्स्ट इनकी रचना है कली पचीसी। जो हमारे पद्माकर जी थे, इनकी प्रमुख रचनाएं हम पढ़ रहे थे। इनका जन्म स्थान हमने देखा सागर है। इनकी रचनाएं हैं प्रबोध पचाशा, गंगा लहरी, यमुना लहरी, आलीजाह प्रकाश, कली पचीसी, जगत विनोद, राम रसायन, हितोपदेश, पदम भरण और हिम्मत बहादुर विरुदावली। ये हमारे जो पद्माकर साहित्यकार हुए हैं, कौन? साहित्यकार पद्माकर जी हुए, जिनका जन्म स्थान सागर से है। उनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखना है। अगले आप लिखिए भूषण। अगले साहित्यकार हमारे लिखिए आप भूषण। भूषण जी के बारे में तो आपको इनके बारे में याद रखना है। अगर हम बात करते हैं इनके जन्म की, तो आपको याद रखना है इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश के आसपास माना जाता है। उत्तर प्रदेश के
जो कानपुर ज़िला है उसके पास इनका जन्म स्थान माना जाता है। अगर हम इनके उपनाम की बात करें कि इनका उपनाम क्या है, तो आपको याद रखना है इनका उपनाम है जटाशंकर। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, जटाशंकर किसका उपनाम है, तो आपको याद रखना है हमारे साहित्यकार भूषण जी का है। अगला आप लिखिए ये किसके संरक्षण में रहे, इनको आश्रय किसने दिया, तो आपको याद रखना है हमारे महाराजा छत्रसाल जी थे, जो बुंदेलखंड के प्रतापी राजा थे। इनके बारे में हम जो हमारी हिस्ट्री की क्लासेस है उसमें पढ़ चुके हैं। तो आपने अगर इनके बारे में पढ़ना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जो आपकी हिस्ट्री की क्लासेस है उसमें देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है जो हमारे महाराजा छत्रसाल जी थे, महाराजा छत्रसाल जी उनके संरक्षण में ये रहे हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनको भूषण की उपाधि किसने प्रदान की, इनको भूषण ये इनकी क्या है उपाधि है, इनका नाम नहीं है। भूषण इनकी उपाधि है, उपनाम तो इनका क्या है जटाशंकर है इनका नाम, भूषण इनकी क्या है उपाधि। जो किसने इनको प्रदान की, तो आपको याद रखना है सोलंकी राजा जी थे। कौन सोलंकी राजा थे, रुद्र। कौन, रुद्र जी। कहाँ के, चित्रकूट के, ठीक है। उन्होंने इनको भूषण की उपाधि प्रदान की थी, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें वीर रस प्रधान है। अब हम इनकी अगर रचनाओं की बात करें, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप नोट कर लीजिए। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, क्या है शिवराज भूषण। अगर हम इनकी अगली रचना देखें, तो आपको याद रखना है शिवा वावनी इनकी रचना है। अगर हम इनकी अगली रचना देखें तो आपको याद रखना है छत्रसाल दशक इनकी रचना है। अगर हम अगली देखें तो आपको याद रखना है भूषण हजारा। तो जो हमारे मध्यकालीन साहित्यकार भूषण जी थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। इनका जन्म माना जाता है कानपुर के पास हुआ। अगर इनके उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम इनका जटाशंकर है। इनको जो भूषण की उपाधि दी थी वो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र जी थे। उन्होंने इनको भूषण की उपाधि प्रदान की। अगर हम संरक्षण की बात करें तो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के महान प्रतापी राजा थे महाराजा छत्रसाल जी, उनका इनको संरक्षण प्रदान था। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो आपको याद रखना है शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक और भूषण हजारा। इससे क्वेश्चन बन चुका है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है भूषण जी की है। अगले हमारे मध्यकालीन साहित्यकार लिखिए आप राजा भोज। आप हमें बताएंगे इस किस वंश से इनका संबंध था, क्योंकि हम हिस्ट्री क्लासेस में पढ़ा चुके हैं राजा भोज जी के बारे में। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा राजा भोज जी के बारे में। अभी हम इन्हें पढ़ेंगे यहाँ पर साहित्यकार के रूप में पढ़ेंगे इनको, ना कि एक राजा के रूप में। तो आपको याद रखना है जो राजा भोज थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ था। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो आपको याद रखना है भोज प्रबंधनम। अगर पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में राजा भोज की आत्मकथा कौन है, कौन सी रचना आपकी राजा भोज की आत्मकथा है, तो आपको याद रखना है भोज प्रबंधनम इनकी आत्मकथा है जो इन्होंने स्वयं लिखी। साथ ही साथ आपको याद रखना है सरस्वती कंठाभरण इनकी रचना है। अगर हम अगली रचना की बात करें तो आपको याद रखना है विद्या विनोद इनकी रचना है। अगर हम इनकी और रचना देखें तो आपको याद रखना है सिद्धांत संग्रह इनकी रचना है। अगर हम अगली रचना इनकी देखें तो आपको याद रखना है चारु चर्चा इनकी रचना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनकी रचना राम रांगण सूत्रधार
ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राजा भोज का जन्म आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं भोज प्रबंधनम, जो इनकी आत्मकथा है, जो इन्होंने खुद लिखी थी। अगली हम रचना देखें तो सरस्वती कंठावरण, फिर विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, राम रांगण, सूत्रधार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आई होप दोस्तों हमने मध्यकालीन साहित्यकार को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आपने हमारे साथ नोट्स भी बना लिए होंगे और आपको सब समझ में आ भी गए होंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चन को लेकर कल हम आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूजफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और प्यारे प्यारे से प्लीज़ कॉमेंट करिए। और अगर पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं तो अगर हमारी क्लास आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही क्लासेस अब आपको डेली मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं हम आपको अपनी कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।